नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लेक्चर। और दूसरे लेक्चर में हमें मिलेगा क्या? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ेंगे और साथ साथ इंटरनल एनर्जी, जिसको आप कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। कल की क्लास में हमने निकाय के बारे में देखा था कि निकाय कितने प्रकार के होते हैं। आपको हमने बताया ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड। और साथ साथ में ये भी बताया कि निकाय को कैसे हम परिभाषित करेंगे, कब निकाय ओपन कहा जाए, कब क्लोज कहा जाएगा, कब विलगित कहा जाएगा यानी कि आइसोलेटेड कहा जाएगा, उसकी क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। कुछ थर्मोडायनेमिकल प्रॉपर्टीज भी बताई गई, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी बताई गई। आज इसी के क्रम में हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत प्यारा सा टॉपिक, जिससे बार बार पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षाओं में या आपके आईआईटी जेईई नीट में, इनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, जिसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए गाइस, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको तब अच्छे समझ में आएगा जब आप कम से कम एक इंटरनल एनर्जी के बारे में जानें। तो चलिए दोस्तों, आज क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट भी करें। जहां पर आपको कोई समस्या लगती है बिल्कुल वीडियो को पॉज करके उसको देख सकते हैं। और ध्यान रहे कि वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, यानी पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर के लिए वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं आज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ऊष्मागतिकी चैप्टर का। लेकिन हम चाहेंगे पहले वहाँ पहुँचाने से पहले आपको इंटरनल एनर्जी की ओर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करें। क्या है इंटरनल एनर्जी? आपको पता है कि जो ये इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी, जिसको आप कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, निकाय के बारे में बताया गया था आपको। निकाय एक ऐसा परिदृश्य होता है, एक ऐसा सैंपल होता है जिसका हमें थर्मोडायनेमिकली स्टडी करना होता है। इसको हमने कल बताया था। ये है आपका सिस्टम, और ये जो बाहर है ये, इसको आपने नाम दिया था सराउंडिंग, परिवेश था ये। अब देखिए, किसी भी निकाय की, ध्यान दीजिएगा हम आंतरिक ऊर्जा की बात कर रहे हैं, किसी भी निकाय की, किसी भी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होती है उसे एक आसान तरीके से नहीं जाना जा सकता है। मतलब अब ये निकाय के अंदर कितनी ऊर्जा है या ये क्या कर सकता है, इसको हम नहीं जान सकते हैं। बात बस वही है कि जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्जाम्पल लें, दो व्यक्ति हैं, एक ए है और दूसरा व्यक्ति एक है बी है। अब थोड़ा सा अंतर करेंगे दोनों के हम शेप एंड साइज में। मान लीजिए ये थोड़ा सा मोटा है और ये दुबला पतला है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, बहुत ही बिहेवियर एग्जाम्पल है। अब हम इन दोनों में अगर कहें कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है तो शायद नहीं बता पाएंगे। ये हो सकता है ए वाला बी को मार दे या बी वाला ए को मार दे, या हो सकता है अगर रेस कराई जाए तो ए वाला आगे, बी वाला आगे निकल जाए और ए वाला पीछे निकल जाए। लेकिन वहाँ तो दौड़ में आगे निकल जा रहा है। हो सकता है इसका मानसिक स्तर ज़्यादा हो, इसका मानसिक स्तर कम हो, तो कहीं न कहीं अंतर देखने को हमें मिल रहा है। कन्फर्म नहीं हो रहा है कि दोनों में कौन ऐसा है जो हर स्तर से विजयी होगा। हमें इसी बात को जानना है कि जब इन दोनों में कोई हर स्तर से विजयी होगा तभी वो विजयी माना जाएगा, और वही उसकी एनर्जी होगी,
जो उसको विजय की तरफ, विक्ट्री की तरफ ले जाएगी। तो क्लियर नहीं है ए होगा कि बी होगा। अच्छा, क्लियर करना भी है। क्लियर कैसे होगा? इसका हम परीक्षण करेंगे, कई स्टेप में परीक्षण करेंगे। इसका प्री एग्ज़ाम होगा, इसका मेन एग्ज़ाम होगा, इसका इंटरव्यू होगा, तब जा कर के कहीं फाइनल सिलेक्शन इन दोनों में से किसी एक का होगा। हमें तब पता चलेगा इसकी नहीं इसकी अधिक है या इसकी नहीं इसकी अधिक है, तब जा कर के हमें इस बात का क्लियरेंस हो पाता है। ऐसे ही सिस्टम होता है। सिस्टम को देख करके उसके इंटरनल एनर्जी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। जानकारी तभी मिलेगी जब ये कोई काम करे, कहीं बाहर से ऊष्मा ले, बाहर के लिए काम करे, या ये इसके ऊपर कोई कार्य किया जाए, ये ऊष्मा का उत्पादन करे, कुछ भी करे, यानी परिवर्तन करे। जब तक ये परिवर्तन नहीं करेगा, किसी दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगा, तब तक हम इसकी इंटरनल एनर्जी के बारे में कोई जानकारी नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक बात, इस बात को ध्यान में ज़रूर रखना होगा कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, इसको ई अथवा यू से दिखाते हैं, ये कई एनर्जियों का कलेक्शन होता है। कई एनर्जियाँ कौन कौन सी हैं? जैसे स्थिति ऊर्जा, जिसको आप कह सकते हैं यूनाइटेड एनर्जी हो गई, इसकी गतिज ऊर्जा हो गई, हो सकता है इसके अंदर गतिज ऊर्जा भी हो सकता है इसके अंदर रोटेशनल एनर्जी हो सकता है इसके अंदर वाइब्रेशनल एनर्जी हो। मतलब हम कई एनर्जी हैं, उतना नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया, हम डाट कर देते हैं। बहुत सारी एनर्जियां हैं, उन सभी एनर्जियों का ये योग जो है उस इंटरनल एनर्जी को, जिससे हम ई से दिखाते हैं, के बराबर होता है। यानी ये चार हम तो दिखाई दे रहे हैं, चार के अलावा भी जो भी एनर्जी होगी सब इस सिस्टम के अंदर उपस्थित होगी, और उन सभी एनर्जियों का योग सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहलाएगी। अब हमें क्या पता इसमें कितना यूनाइटेड है, कितना काइनेटिक्स है, कितना रोटेशनल है, कितना वाइब्रेशनल है। ये तो तब पता चलेगा जब किसी दूसरे के साथ इसका अप्लाई करवाएंगे, जब किसी दूसरे के साथ कोई क्रिया करेगा, तब मालूम चलेगा कि पहले वाले से बाद वाले में कितना अंतर लेकर के आया है। जब अंतर की बात करेंगे तब जा कर के इंटरनल एनर्जी क्लियर होगी। यानी अब ऐसा कह सकते हैं कि हम ऐसे सामान्य तरीके से किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी नहीं जान पाएंगे, बल्कि जब यह सपोज कीजिए उसकी इंटरनल एनर्जी पहले E1 थी और बाद में चल करके E2 हो गई। अब E1 थी तो नहीं पता है, लेकिन E2 हुई कब? जब किसी दूसरे के साथ इसका सामना कराया गया। तो होगा क्या, ये हम करेंगे, आएगा अंतर E2 डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1। देखिए ये जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि हम E2 माइनस E1 ही करें। ये भी हो सकता है कि डेल्टा E बराबर E1 माइनस E2 हो जाए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? हो सकता है शुरुआत की एनर्जी ज़्यादा रही हो और बाद की एनर्जी कम हो गई हो, तो आप ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। हो सकता है पहले कम रही हो लेकिन बाद में जब क्रिया की हो उसकी एनर्जी बढ़ गई हो, तो आप करेंगे E2 माइनस E1। आएगा डेल्टा ई। गाइज यही जो डेल्टा ई होता है इसको हम कहते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो याद रखेंगे इस बात को आप नोट भी कर सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी डायरेक्टली नॉट कैलकुलेटेड, हम लिख देते हैं यहाँ पर E इज नॉट कैलकुलेट डायरेक्टली, ऐसे कर देते हैं। यानी सीधे तौर पर हम किसी निकाय की इंटरनल एनर्जी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, बल्कि जब किसी दूसरे के साथ जोड़ते हैं उसमें कोई परिवर्तन आता है, तब हम जानते हैं इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग आई हुई। गाइस इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है इंटरनल एनर्जी। अब हम चलते हैं वो
इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हमने बताया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपको पता है, केवल और केवल एक थोड़ा सा हिंट देना है, उस बात को आप समझेंगे। लेकिन हमारे कहने का केवल अर्थ है कि हम उस थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट लॉ है उसका कनेक्शन हम इंटरनल एनर्जी से करवाएंगे, क्योंकि यही तो है इंटरनल एनर्जी जो डायरेक्ट पता नहीं चल पाता है। हमें इसे पता करना है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पता करेंगे। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर एक सिंपल भाषा में इसको बता दें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होता है कि जैसे एनर्जी कंजर्वेशन आपने सुना होगा, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। बिल्कुल ये सही है, ऊर्जा को आप कभी नष्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे यदि आप साइकिल को चला रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में है, जो भी साइकिल का मैकेनिक हो रहा है चला रहे हैं, यांत्रिक ऊर्जा में है। यांत्रिक ऊर्जा को देखिए, हम इसको ऊष्मीय ऊर्जा में या प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए पहले होता क्या था, साइकिल में एक घिर्री लगी होती थी, इसको आप देखे होंगे, इससे थोड़ा बहुत जरूर परिचित होंगे। साइकिल के टायर के पास एक घिर्री लगी होती थी, वो घिर्री जो होती थी घूमती थी, टायर से उसका कनेक्शन होता था, घिर्री घूमती थी। आप जितना तेज साइकिल चलाते थे उसकी जो घिर्री होती थी उतनी ही तेज घूमती थी। घूमने के बाद वहां से एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता था, ये वायर जाकर के वहां पर टच होता था, एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता था। ये यांत्रिक ऊर्जा को ये लाइट में कन्वर्ट कर देता था। देखिए ये सामने हैंडल के सामने एक बल्ब लगा दिया जाता था कि रात को ताकि चलें तो ये इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ये लाइट हमें मिलती रहे। तो यांत्रिक ऊर्जा को लाइट में कन्वर्ट करता था, यांत्रिक ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता था। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम छोड़ देते हैं, वो हम कमेंट में लेंगे कि ये जो इंस्ट्रूमेंट हमने दिखाया है बीच में, इसका नाम नहीं दिया, जानबूझ करके नाम नहीं दिए हैं, इसे आप बताएंगे वो क्या है इन दोनों के बीच में। हम जानना चाहेंगे कमेंट में आपसे कि इन दोनों के बीच में क्या है कि जो यांत्रिक ऊर्जा को इसे लाइट में यानी प्रकाश ऊर्जा में चेंज कर देता है। बहुत छोटा सा नाम है उसका, बहुत प्यारा सा नाम है। हम देखते हैं कितने बच्चों का कमेंट इसके संबंध में आता है। हम बताएंगे नहीं, इसे कमेंट में लेंगे, आपका ये बताएंगे इसको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए इसको ये आप लोगों के लिए समझ लीजिए, एक क्वेश्चन मार्क हमने छोड़ दिया। क्या होता है कि एक यांत्रिक ऊर्जा लाइट ऊर्जा बदलती है, किसके सहारे बदलती है। चलिए फिलहाल हम बात कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आ गया था कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर पाएंगे और ना ही उत्पन्न कर पाएंगे, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। यही लॉ चल जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में भी, कि ये जो आंतरिक ऊर्जा आप ई देख रहे हैं, सिस्टम की जो आंतरिक ऊर्जा ई है, इसमें आपको परिवर्तन यदि लाना है, इसके बारे में जानना है, तो यहाँ पर दो विषय हो सकते हैं। एक विषय है हम हीट का कह सकते हैं, आप जानिएगा, हीट ले ले, और एक लेते हैं वर्क। ध्यान दीजिएगा इन दोनों बातों को, मतलब हमने हीट और वर्क लिया। हीट को आप चाहे क्यू से दिखा दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं, और वर्क को आप डब्ल्यू से दिखा दीजिए। इन दोनों बातों को ध्यान समझेंगे। और इंटरनल जो एनर्जी है ये आपकी, इसको आप डेल्टा ई से दिखा सकते हैं, क्योंकि परिवर्तन होगा तो डेल्टा ई में ही आएगा। कभी भी इंटरनल एनर्जी का परिवर्तन अगर लिखना हो, चाहे आप डेल्टा ई के रूप में लिखिए, चाहे डेल्टा यू के रूप में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बताता है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन
हम दो तरीके से कर सकते हैं। डेल्टा ई बराबर क्यू, कैपिटल कर दें या स्मॉल ही कर देते हैं, ठीक रहेगा। डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्लू। अब ये क्यू प्लस डब्लू क्या है? दिया गया हीट और किया गया कार्य, इन दोनों के योग से हम किसी भी निकाय की इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन कर सकते हैं। इसे समझेंगे, एक चिन्ह परिपाटी है, हम यहाँ साइड में आपको लिख करके समझा देते हैं। चिन्ह परिपाटी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स काम करता है। याद रखेंगे, ये आपका सराउंडिंग है, ये एरिया सराउंडिंग है। जब सराउंडिंग से कोई कार्य होता है, ध्यान दीजिएगा, सराउंडिंग से कोई भी कार्य होगा तो प्लस के नेचर में होगा। सराउंडिंग से कोई ये टेम्परेचर आए, कोई हीट आएगा तो वो भी प्लस के नेचर में ही होगा। मतलब आप ऐसा समझिए, सराउंडिंग से कुछ भी आता है, बाहर से कुछ भी आता है, चाहे कार्य किया जाता है, बाहर से कार्य निकाय के लिए किया जाता है, या बाहर से ही ऊष्मा जो हीट होती है उन निकाय को दी जाती है, तो प्लस क्यू के रूप में आएगा, प्लस डब्लू के रूप में, प्लस क्यू के रूप में। यानी सराउंडिंग कुछ भी निकाय के लिए करता है तो पॉजिटिव नेचर में करता है। इसके बदले यदि सिस्टम कोई कार्य करता है सराउंडिंग के लिए तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और यदि सिस्टम ही ऊष्मा का उत्सर्जन करने लगे तो यहाँ पर नेचर आएगा माइनस क्यू का। इस बात को आप बिल्कुल नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो टर्मिनोलॉजी आप देख रहे हैं ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में कि ई कुछ भी करेगा, ई का मतलब सिस्टम कुछ भी करेगा बाहर के लिए तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में कैलकुलेट होगी, और सराउंडिंग यदि कुछ भी करता है सिस्टम के लिए उसकी सारी वैल्यूज जो होती है वो पॉजिटिव में कैलकुलेट होगी। तब हम ये जानेंगे आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है, इंटरनल एनर्जी में परिवर्तन हो रहा है, वो क्यू का मतलब ऊष्मा और कार्य, ये कार्य भी कर रहा है सराउंडिंग इसके लिए, और यही जो है क्यू, ये ऊष्मा इसको दे भी रहा है। ऐसे में जब दोनों का योग करते हैं तो इसकी इंटरनल एनर्जी में जो होती है वो परिवर्तन आ जाती है। यही इसका मैथमेटिकल कह सकते हैं फार्मूला है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का मैथमेटिकल फार्मूला यही है कि डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्लू। आप इसको और भी तरीके से आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं ये जो फार्मूला लाया गया ये सराउंडिंग के द्वारा लाया गया। अब आप चाहें इसमें चेंजिंग करने के लिए तो आप डेल्टा ई कर लीजिए। डेल्टा ई बराबर, मान लीजिए आप क्यू ऊष्मा बाहर से दे रहे हैं, समझिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। मूल सूत्र यही है, मान लीजिए डेल्टा ई यानी कि इंटरनल एनर्जी में आपने चेंजिंग लाया, लेकिन कैसे? सराउंडिंग से आपने क्यू ऊष्मा दे दिया, बाहर से आपने क्यू ऊष्मा दे दिया। अच्छा, उसी के दौरान निकाय ने कोई कार्य कर दिया। अब जब निकाय ने कोई कार्य कर दिया तो निश्चित है निकाय के द्वारा किया गया कार्य हमेशा नेगेटिव होता है। अब डेल्टा ई का जो मान हो गया वो हो गया क्यू माइनस डब्लू। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है कि यहाँ पर तो आपने क्यू प्लस डब्लू बता दिया, लेकिन यहाँ पर क्यू माइनस डब्लू क्यों? तब आपको समझना होगा कि यहाँ पर सिस्टम ने अब की बार काम किया है, और पिछली बार वाले में टोटल सराउंडिंग ने काम किया था, काम भी किया था और ऊष्मा भी दिया था। अब की बार दोनों ने काम किए। काम मतलब एक ऊष्मा दिया है और एक ने वर्क किया है। यहाँ पर सराउंडिंग के द्वारा क्यू ऊष्मा दे दी गई और सिस्टम के द्वारा डब्लू जूल का कार्य कर दिया गया। तो जैसे ही वो डब्लू जूल का कार्य करेगा उसकी वैल्यूज जो होती है वो नेगेटिव में हो जाती है। इस प्रकार से ये फार्मूला भी सही है, ये फार्मूला भी सही है, लेकिन इसे जानना जरूरी है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल में इस बात का काफ़ी ध्यान दिया जाता है कि यहाँ पर जो माइनस डब्लू लगाए हैं ये क्यों लगाए हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे कर दें ताकि आपको बेहतर समझ में आए। ये प्लस होगा, यहाँ पर माइनस करके डब्लू कर सकते हैं। अब तो ये क्लियर हो गया कि हाँ, ये किसी ने कार्य किया है, सिस्टम ने कार्य किया है।
फार्मूला हमारा वही है। हम डायरेक्ट हमने कर दिया कि प्लस माइनस का गुणा करके माइनस करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इन दोनों में से किसी समीकरण को याद कर रखेंगे, वैसे हम बेहतर समझते हैं आप इसी को याद रखिए। इसको याद रखेंगे तो सामने वाला अपने आप तैयार हो सकता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, उसको भी हम लेते हैं। चलिए एक आप इसको तरीके से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे कुछ इसमें और विस्तार करते हैं। चलिए, जैसे आपको पता चल गया कि इंटरनल एनर्जी में जो परिवर्तन आया है डेल्टा ई, ये Q प्लस W के रूप में आया हुआ है। अच्छा, ऐसा भी होता है, थोड़ा सा हम आपको प्रेशर के साथ लेकर के चले। देखिए, है कई फैक्टर इसे समझाने का, लेकिन मूल यही था। यहाँ इसलिए हमने बताया ताकि आप उलझे ना। बाकी अभी प्रेशर का भी इशू आएगा, कार्य का भी इशू आएगा, आयतन का भी इशू आएगा, तमाम ऐसे इशूज हैं जिस पर हमें चर्चा करनी है। लेकिन ये शुरुआत का था, ये बेसिक था। ये बाद में धीरे धीरे आप बढ़ते हुए क्रम में जब ऊंचाइयों पर चलेंगे तो तमाम ऐसे फैक्टर हैं जो इसकी इंटरनल एनर्जी को प्रभावित करते हैं। जैसे देखिए, एक बात और है, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं। एक बात और ये है कि जो इंटरनल एनर्जी होती है, यहाँ की इंटरनल एनर्जी, अभी आपने यहाँ पर देखा कि डेल्टा ई बराबर, समझिएगा थोड़ा ध्यान से, थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ पर डेल्टा ई आपने देखा कि Q प्लस W होता है, ये कर दिया हमने, इसको अभी आपने किया भी था। डेल्टा ई बराबर Q प्लस W। लेकिन यदि निकाय द्वारा कोई कार्य किया जाता है, यदि निकाय कोई कार्य करे, मतलब W कोई कार्य करता है, तो ये थोड़ा सा विस्तार होता है। विस्तार होने का मतलब ये हो गया कि यदि ये निकाय कोई भी कार्य करेगा तो निश्चित है उसके आयतन में वृद्धि होगी। किसके आयतन में? कार्य। अब ऐसा कहेंगे आप, कार्य के आयतन में कैसे वृद्धि होगी? निकाय जिसमें होगा उसका भी तो कोई आयतन होगा। जैसे पानी है तो पानी का कोई आयतन जरूर होगा, क्योंकि पानी का अध्ययन करेंगे। पानी भी एक निकाय हो गया। कोई ठोस है, वो भी एक निकाय है। हमने शुरू में आपको बताया था कि जो निकाय होते हैं वो ठोस, द्रव, गैस कुछ भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो उसमें आयतन पाया जाएगा, और जब आयतन पाया जाएगा तो जरूरी है उसमें विस्तार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं जब कार्य होगा तो विस्तार होगा ही। अब देखिए, निकाय द्वारा अगर कोई कार्य किया जाता है, निकाय द्वारा कोई कार्य करेंगे तो उसके आयतन में वृद्धि। इसे मान लीजिए हम प्रेशर को स्थिर रख दें, यहाँ समझिएगा, थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसे कर दें, स्थिर प्रेशर पर, यानी स्थिर दाब पर, ऐसा करें, स्थिर दाब पर कोई निकाय कार्य करता है। और आपको बताया भी गया अगर कोई निकाय कार्य करेगा तो उसकी वैल्यूज माइनस में कैलकुलेट होगी। हम लिख भी सकते हैं यहां पर आपको समझने के लिए, निकाय द्वारा किया गया कार्य विस्तार योग्य होता है। ध्यान दीजिएगा, इस बात को हम स्टार कर देते हैं ताकि आपको आगे भी ये अच्छे समझ में आता रहे। इस बात को याद रखेंगे, स्टार इसलिए लगा दे क्योंकि ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। निकाय द्वारा किया गया कार्य विस्तार योग्य होता है। विस्तार योग्य मतलब होता फैलता है। जैसे मान लीजिए स्थिर दाब पर कोई निकाय ए था जिसका आयतन कह सकते हैं भी ए था। समझिएगा, कोई अवस्था ए से बी में कन्वर्ट होती है। ऐसे कोई भी निकाय की अवस्था पहले ए थी और बाद में किस में कन्वर्ट हो गई?
बी में कन्वर्ट हो गई, और साथ साथ इसका आयतन जो VA था ये कन्वर्ट हो गया VB में। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, VA से इसका आयतन VB हो गया, और यहाँ पर हमने लिखा विस्तार योग्य होती है। तो विस्तार योग्य होने का मतलब हो गया कि VB का आयतन VA से अधिक होगा। यहाँ भी जब हमने लिखा ही है कि विस्तार होता है, तो विस्तार के लिए आप VA का आयतन कम जानेंगे और VB के ज़्यादा जानेंगे। तो VB का ज़्यादा होगा भी किससे? VA से, क्योंकि उसका विस्तार हुआ है। अब चलिए बात करते हैं निकाय द्वारा कार्य। अच्छा, जब निकाय द्वारा कार्य होगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे -W, और जब आप -W करेंगे तो -W करने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं P -P, क्योंकि जब भी निकाय के द्वारा होगा तो प्रेशर भी माइनस में ही होगा। P इंटू ऐसे ब्रैकेट में VB माइनस VA। ऐसा हम क्यों करते हैं? कार्य के साथ P क्यों जोड़ रहे हैं? देखिए, W बराबर यहीं कहीं लिख दे, थोड़ा सा फिजिकल मैटर याद आता है। W बराबर जो कार्य होता है P डेल्टा V होता है। ये कार्य जो भी होता है वो आयतन गुणे दाब, इसको आप पढ़े होंगे, बहुत डिटेल में हम पीछे नहीं जा रहे हैं। कार्य बराबर जो होता है दाब गुणे आयतन में अंतर के बराबर होता है। आयतन और दाब का गुणनफल कार्य कहलाता है। यहाँ पर हमने माइनस इसलिए लगा दी क्योंकि कार्य भी माइनस में ही हो रहा है। इसको आप फिजिकली समझिए कि जब हम किसी पर प्रेशर देते हैं तो आयतन में कमी आती है। वो तो आप बायल के नियम में देख सकते हैं, गैसों के नियम संबंधी जब पढ़ेंगे तो दाब देने पर गैसों का आयतन घटता है। ये सब बातें बहुत पुरानी हैं, लेकिन अब इतना जरूर जानिए कि कार्य जो होता है वो दाब और आयतन के गुणनफल के बराबर होता है। तो P डेल्टा V यहाँ पर हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि W का मान माइनस में है। यहाँ पर देखिए ये प्लस है, तो यहाँ पर भी मान प्लस में ही है। लेकिन यहाँ चूँकि ऊष्मागतिकी में कार्य किसी सिस्टम के द्वारा हो रहा है तो उसका जो कह सकते चिन्ह होगा वो माइनस में होगा, तो आने वाली जो वैल्यूज होगी वो भी माइनस में ही होगी। तो आप ऐसा कह सकते हैं, ये बराबर करेंगे ये, तो -P डेल्टा V कह सकते हैं। यानी किया गया कार्य जो -W आया हुआ है वो -P डेल्टा V आ जाएगा। देखिए V2 माइनस VV माइनस VA ये डेल्टा V के बराबर होगा। आप कह सकते हैं -W बराबर -P डेल्टा V। यहाँ पर बात आपको समझ में आ गई है। अच्छा, इसके पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपने लिखा, इसको अब समीकरण नंबर 1 मान, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो यदि यहाँ से हम Q के मान को निकाल लें, यहाँ पर देखिए यदि हम ऐसे Q लिखें, कहीं कहीं हमने स्मॉल Q लिखा है, आप उसी Q को मान के रखें। देखिए यहाँ पर हमने स्मॉल Q लिखा है, आप इसको कैपिटल Q मानिए, बाद में अपने अनुसार आप कर सकते हैं, थोड़ा लिखने में बेहतर होता है। देखिए Q बराबर करेंगे अगर यहाँ से तो आप पाएंगे क्या, डेल्टा E और ये -W, ये मिल गया है उसी समीकरण से। समीकरण नंबर 1 से ही हमने इसको उत्पन्न किया, आप इसको समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Q बराबर डेल्टा E -W आ गया है ये, और ये कर सकते हैं। और आगे Q बराबर डेल्टा E तो है ही ये, यहाँ पर -P डेल्टा, इसके W के स्थान पर यहाँ पर आप कह सकते हैं माइनस चिन्ह है ही ये। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये
चूंकि जो -W आप देख रहे हैं, -W का मान भी ये कितना आया हुआ है, -W का मान -P डेल्टा भी आया हुआ है, तो ये -P डेल्टा भी के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। ये भी एक प्रकार का समीकरण तैयार हो जाता है -P डेल्टा भी के रूप में, Q बराबर, तो ये भी एक कह सकते हैं ऊष्मागतिक समीकरण में ये तीसरा समीकरण लिख देते हैं। ऐसा भी आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक समीकरण बना सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे कुछ इसका एक दो हम एग्जाम्पल लेते हैं न्यूमेरिकल का। जैसे क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है, निकाय को दिखाते हुए हम काम करते हैं। कोई निकाय अंदर है, कह रहा है कि सराउंडिंग से 410 जूल का ऊष्मा किसी सिस्टम को दिया जा रहा है और सिस्टम के द्वारा 310 जूल का वर्क किया जा रहा है। तो अब बताइए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ होगा। ध्यान दीजिए, क्या हमने कहा कि सराउंडिंग से देख रहे हैं 410 जूल ऊष्मा दे दी जा रही है, हमने क्यों लिख दिया, और कह रहा है सिस्टम के द्वारा 310 जूल का कार्य किया जा रहा है। तो आपको बताना है कि डेल्टा ई में कितने का परिवर्तन आएगा, यानी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितने का होगा। तो आपने देखा था क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया गया था कि डेल्टा ई इक्वल टू होता है Q प्लस डब्लू। अब आप बताएंगे डेल्टा ई इक्वल टू Q मतलब कितना हीट कहाँ से आ रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो Q है वो पॉजिटिव नेचर में होगा, क्योंकि हमने बताया था कि सराउंडिंग कोई भी कार्य करेगा, चाहे कार्य करे चाहे ऊष्मा दे, उसका नेचर पॉजिटिव में होगा। तो आप लिखेंगे 410, और ये कार्य कर रहा है, निकाय कोई कार्य कर रहा है, यहाँ पर माइनस करेंगे और ये करेंगे 310। ऐसा करने पर आप घटा लीजिए, 0 हो जाएगा और ये 100 हो गया, यानी कि 100 जूल, ध्यान दीजिएगा 100 जूल की वृद्धि हुई है। यदि ऐसा कुछ किया जाता है, ये इतना जूल देता है, ये इतना जूल ये कार्य करता है सिस्टम, तो ऐसे में 100 जूल, यहाँ पर आप पॉजिटिव लिख भी सकते हैं और नहीं भी, अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा वृद्धि हो रही है या हानि हो रही है, तो आप सीधा सा बताएंगे इसमें वृद्धि हो रही है। ऐसे और भी क्वेश्चन है, यदि इसको हम दूसरा क्वेश्चन बना दें। जैसे मान लीजिए अब की बार क्वेश्चन नंबर 2 में निकाय ना कोई कार्य करेगा, ना निकाय ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा। आपसे कहा जाए निकाय पर 410 जूल की ऊष्मा दी जा रही है और निकाय पर ही 20 जूल का कार्य किया जा रहा है। अब बताइए आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा। तो आप बस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का प्रयोग करेंगे, E इक्वल टू Q प्लस डब्लू, और चूंकि निकाय पर कार्य किया जा रहा है, निकाय पर ऊष्मा दी जा रही है, Q का मान 410 है प्लस W का मान जो है 20 है, ये बराबर हो जाएगा 430 जूल। यहाँ पर कुल मिलाकर के डेल्टा ई का जो अंतर आया है वो प्लस 430 जूल का है, यानी कि निकाय पर कार्य भी हो रहा है और निकाय पर ऊष्मा भी दे दी जा रही है, इसलिए सब काम पॉजिटिव नेचर में हो रहा है। एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद क्लास को वाइंड अप किया जाएगा। मिलेंगे आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन एक क्वेश्चन को लेकर के। देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है,
जैसे मान लीजिए कोई निकाय दिया गया है, निकाय है, ये सराउंडिंग है, यहाँ सिस्टम हम कर सकते हैं कि यहाँ से कुछ ना तो लिया जा रहा ना तो कुछ दिया जा रहा, बस क्या हो रहा है, ये ऊष्मा का उत्सर्जन भी कर रहा है और कार्य भी कर रहा है। देखिए कार्य कर रहा है 220 और ऊष्मा का उत्सर्जन भी कर रहा है 200 जूल। तो आप ऐसे में बताइए अंतर कितना होगा, तो आप फार्मूला लगाएंगे डेल्टा ई इजकल टू क्यू प्लस डब्लू। यहाँ पर सारा कार्य, सारी ऊष्मा किसी सिस्टम के द्वारा निकाली जा रही है, इसलिए डेल्टा ई बराबर क्यू का मान जो होगा वो होगा आपका 200, वो भी माइनस में, और कार्य भी कर रहा तो भी माइनस में होगा, डब्लू का मान 220 है ये। यहाँ पर आप माइनस माइनस जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद यहाँ देखेंगे आएगा 420, लेकिन यहाँ पर चिन्ह जो होगा वो माइनस का होगा, यानी कमी हो रही है, इंटरनल एनर्जी में कमी हो रही है 420 जूल की। उसका रीजन यही है कि यहाँ पर निकाय ही कार्य कर रहा है और निकाय ही ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि निकाय कोई कार्य, कोई ऊष्मा का उत्पादन यदि करता है तो आप समझिएगा कि वो माइनस में, और सराउंडिंग कोई कार्य या ऊष्मा प्रदान करता है सिस्टम को तो वो पॉजिटिव में होगा। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज होगी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए, खूब मस्ती के साथ पढ़ाई करिए। ऊष्मागत की बहुत ही आसानी से आपको समझ में आएगा। हाँ, इस बात को मत भूलिएगा, हमने कुछ छोड़ा है क्वेश्चन मार्क कि यांत्रिक ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा के बीच में एक हमने इंस्ट्रूमेंट छोड़ दिया था, जिसके सहारे यांत्रिक ऊर्जा वो प्रकाशीय ऊर्जा में कन्वर्ट होती है। आप बताएंगे और उसके लिए हम एक कोड दे सकते हैं, एक छोटा सा अक्षर दे सकते हैं, उसका नाम पड़ता है डी से। अब डी फॉर क्या होता है इसे आप कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।